नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें, चाहे वो बाजार की हों, चाहे कारोबार की हों, या आपकी अहम जरूरतों से जुड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात बाजार की। तो बाजार में ऊपरी स्तर से आज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 180 अंक गिरकर 24,100 के पास बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी दिन के ऊपरी स्तर से करीब 300 अंक फिसला। इस दौरान आईटी और मेटल शेयरों पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। वैसे दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, मेरे सहयोगी अंश भीलवाड़ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। जी अंश, बताएं आखिर बाजार का मूड, माहौल, बाजार का एक्शन कैसा रहा? तो निफ्टी का दूसरा सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। डेज हाई से देखे तो 250 से ज़्यादा अंक गिरता हुआ नजर आया, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो इंडेक्स दरअसल 24,200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है पिछले 4 सेशन से। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल स्टांस बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से निफ्टी अभी कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। जबकि अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी फार्मा आज का टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे नजर आता है। दरअसल निफ्टी फार्मा का अगर चार्ट भी देखा जाए तो आज रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छूता हुआ नजर आया, और ये दूसरा सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। इसके साथ साथ निफ्टी ऑटो का भी दूसरा सेशन था खरीदारी का। और अगर निफ्टी बैंक की बात की जाए तो निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो 4 सेशन से निफ्टी बैंक कंसोलिडेट कर रहा है जस्ट 100 डीएमए के थोड़ा ऊपर ही। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव बायस बनता हुआ नजर आता है। सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी आईटी टॉप सेक्टर लूजर के तौर पे नजर आता है, जो कि 2 सेशन की लगातार खरीदारी के बाद लाल निशान में बंद होते हुए नजर आया। इसके साथ साथ निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी एफएमसीजी का भी 2 सेशन की खरीदारी के बाद लाल में बंद होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी मिक्स सेशन रहा है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका। तो बाजार में आज मिक्स्ड सेशन देखने को मिला। हालांकि बाजार में अभी भी जो अहम लेवल से उसको थामने की कोशिश जारी है। बढ़ते हैं आगे, अपने खास सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं आपको, और ये है 5 का पंच। जी हाँ, खबरों के दम पर आखिर किन सेक्टर और शेयरों में दिखा एक्शन, बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। जी शरद, बताएं आखिर आज किन 5 शेयरों और सेक्टर पर रखनी है निगाह? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे दिन में 5 अहम स्टॉक्स या थीम मैं लेके आता हूं, जहां पे वॉल्यूम, एक्शन या न्यूज़ फ्लो देखने मिलता है, और वहां पे नज़र भी इम्पॉर्टेंट होती है आने वाले दिनों के लिए भी। सबसे पहले बात करें तो बीएससी जो है वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी 500 इंडेक्स का था। Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए। एडजस्टेड पैट की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली, लगभग 250% रिटर्न जो है पैट में मिला है। ग्रोथ आया कंसोलिडेटेड वाई बेसिस पे। ओवरऑल मार्केट शेयर गेंस भी कुछ सेगमेंट्स में हुई है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत बुलिश रही है। उसके कारण रब ऑफ इफेक्ट CDSL में भी देखने मिला, और जो है कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड स्टॉक्स भी जो है, जैसे कि आपके प्राइवेट वेल्थ स्टॉक्स, AMC स्टॉक्स, इनमें भी तेज़ी देखने मिला। इंटरेस्टिंगली जो डीमैट अकाउंट है वो अपने 6 मंथ हाई लेवल्स पे जुलाई के आंकड़े में भी चले गए, और कल जो है एम्फी की डेटा भी आएगी। तो रिटेल सेगमेंट पार्टिसिपेशन, बी वेल्थ या FNO, ये भी जो है एक ड्राइविंग फैक्टर है। टाटा मोटर्स भी स्टॉक में तेज़ी आई है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स निफ्टी के इंडेक्स में रहा है। बोफा की रिपोर्ट आई, मेंटेन बाई है, टारगेट प्राइस 1280 का है। जो नई SUV कूपे की लॉन्च हुई है उस पर जो है एक बड़ा ग्रोथ देखने मिल सकता है। कंपनी का नाम जो है ऑफकोर्स कर्व है, और आइस प्लेटफॉर्म पे जो है इस पर और भी लॉन्चेस आ सकते हैं। मूडीज़ रेटिंग ने भी जो इंटरेस्टिंगली उसको अपग्रेड कर दिया है, कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग को। तो ऑफकोर्स 2 to 3 पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिला है, जो ट्रिगर वाइज पे स्पेसिफिक फोकस में रहेंगे। CG पावर, कर्निक्स माइक्रोसिस्टम, HBL पावर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एक एक्सक्लूसिव है अब इटीना स्वदेश का, जहां पे रेलवेज बड़ी टेंडर ला सकते हैं 10,000 लोकोमोटिव्स के लिए। अपने कवच की जो अपग्रेडेड 4.0 स्कीम है उसको लेके लगभग 700 करोड़ के टेंडर्स रहेंगे, और ये ऑफिशियल टेंडर्स जो है इन कंपनीज़ के आते हैं। चौथा स्टॉक ITD सीमेंटेशन रहेगा। यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई है, और कंपनी के Q1 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे। यहाँ पे देखा EBITDA में 37% का ग्रोथ आया, और ओवरऑल जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। आखिरी स्टॉक रहेगा BSF। हालांकि आज या कल शाम को रिजल्ट्स नहीं आई थी, 2 दिन पहले आए थे, लेकिन लगातार आज
बाइंग देखने मिली और पिछले 2 सेशन में लगभग 20% का उछाल जो आया है। अर्निंग्स जो है बीकेएन सिक्योरिटीज़ जो ब्रोकिंग हाउस है उन्होंने कहा कि अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ आई है एग्रोकेमिकल सेगमेंट में और 4 से लेकर 5 बिजनेस तक में जो है पॉजिटिव एबिट यानी कि पॉजिटिव कामकाजी मुनाफा देखने मिला है। आगे जाते हुए भी वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो 5 का पंच हर दिन हमारे साथ शरद जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कहाँ रहा एक्शन। बढ़ते हैं आगे। आरबीआई ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई पॉलिसी की आखिर बड़ी बातें क्या हैं, क्या बड़े टेक अवेज हैं, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी इसके बारे में जानकारी दे रही हैं। आरबीआई गवर्नर की जो कमेंट्री भी थी वो भी अनुमान के मुताबिक ही रही है। इस पॉलिसी भी कोई बदलाव नहीं किया है और उन्होंने भी जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर कुछ बयान दिए हैं, वो हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। पहले तो पॉलिसी में जो बड़े अनाउंसमेंट हुए उसमें यह था कि FY25 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बिना बदलाव 7.2% पर बरकरार रखा है और FY26 के लिए 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया है। महंगाई अनुमान जरूर यहाँ पर बढ़ाया गया है। अगर महंगाई अनुमान की बात करें तो इस बार पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने क्वार्टर टू FY25 के लिए महंगाई अनुमान 3.8% से बढ़ाकर 4.4% किया है। हालांकि उनका कहना है कि आने वाले समय में इसमें नरमी आएगी क्योंकि बेस इफेक्ट भी है जिसके चलते महंगाई में हम ये बढ़त देखेंगे, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे महंगाई दर में थोड़ी नरमी भी देखने को मिलेगी। अच्छी बात ये थी महंगाई के बयान को लेकर कि कहीं भी 5% के ऊपर का लक्ष्य उन्होंने नहीं दिया है, तो ये एक पॉजिटिव बात थी। हाँ, लेकिन कुछ क्वार्टर के लिए यहाँ पर महंगाई दर में बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। Q4 FY25 अनुमान जो था जीडीपी अनुमान वो 7.3% से घटाकर 7.1% कर दिया है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर, ग्लोबल आउटलुक को लेकर उनका कहना है कि बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में स्थिरता आई है, लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन और दुनिया भर में पब्लिक डेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। ग्लोबल महंगाई दर भी थोड़ी चिंता का विषय है, तो इस पर नजर बनी रहेगी। महंगाई में नरमी जरूर आई है, लेकिन खाद्य महंगाई के दबाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो अभी भी कंसर्न बना हुआ है, ये कहना था उनका। इसके अलावा पीएमआई के आंकड़े मजबूत रहे, सर्विसेज सेक्टर में उन्हें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। ग्रामीण और अर्बन जो एरियाज हैं वहां पर उनको अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है और आने वाले समय में एग्रीकल्चर और ग्रामीण आउटलुक भी उन्हें पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। तो ये कुछ बड़े यहाँ पर बयान पॉजिटिव नेगेटिव थे जो कि हमने आपके सामने रखे। इसके अलावा कुछ और भी अनाउंसमेंट हुए हैं आरबीआई गवर्नर की तरफ से। उनका कहना था कि चेक पेमेंट क्लियरेंस जो है अब वो 1 दिन में हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे आने वाले समय में जो बिजनेस क्लास हैं और कारोबार को बढ़ावा देने पर भी काफ़ी पॉजिटिव कदम ये उठाया गया है। यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की सीमा भी बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया है। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट किया है डेलीगेटेड पेमेंट का। इस पर कुछ और भी क्लैरिटी लेना बाकी है, लेकिन यूपीआई को लेकर काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट और यूपीआई और डिजिटल लेंडिंग को, डिजिटल पेमेंट को, ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर आरबीआई ने काफ़ी सारी घोषणाएं यहाँ पर की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पब्लिक रिपोजिटरी से गैर कानूनी लेंडिंग ऐप पर रोक लगाएगी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी दे दिया कि जितने भी बैंक्स हैं वो भी अपने जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो डिजिटल लेंडिंग वो कर रही है, थर्ड पार्टी पेमेंट के जरिए जो भी सर्विसेज ले रही है, उस पर भी कड़ी निगरानी यहाँ पर बैंकों को रखने की ज़रूरत है। उनका ये भी कहना है कि बैंकों के डिपॉजिट में जो धीमी ग्रोथ नज़र आ रही है वो भी एक चिंता का विषय है। क्रेडिट ग्रोथ तो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को थोड़ा और इनोवेशन यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। पर्सनल लोन अभी भी अपने ऊपरी स्तर पर हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। तो ये कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं। कुल मिलाकर अगर इस बार की पॉलिसी को देखें और कमेंट्री को देखें, काफ़ी सारी घोषणाएं हुई हैं, कमेंट्री आई है गवर्नर की तरफ से, लेकिन सभी कुछ अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिला। शुक्रिया करेंगे पूजा आपका इस अहम जानकारी के लिए। और वहीं बैंकों में डिपॉजिट की धीमी बढ़ोतरी पर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है। क्रेडिट और डिपॉजिट का जो अंतर है वो बैंकिंग सिस्टम के सामने स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी की समस्या खड़ी कर सकता है। गवर्नर का मानना है कि बैंक अपने विशाल नेटवर्क के जरिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विस के जरिए डिपॉजिट जुटाएं। ईटी नाउ स्वदेश के सवाल पर रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि बैंकों को नियमों के अंतर्गत ही डिपॉजिट के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं और बैंकों का गवर्नेंस में सुधार है और बैंक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करने में सक्षम है।
सर, जिस तरह से आपने डिपॉजिट को लेके कहा कि बैंकों को अपना नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहिए, इनोवेटिव प्रोडक्ट करने चाहिए, तो उसमें हमने देखा है कि कुछ बैंक है, मुंबई का एक उदाहरण लूंगा, एक बैंक ने पूरे मुंबई के अंदर बैनर पोस्टर लगाए हैं कि राज्य सरकार की एक स्कीम है, उसके अंतर्गत जीरो बैलेंस आप अकाउंट खुलाइए, हम बड़ी संख्या में अकाउंट खुल रहे हैं। तो यही सर जो अकाउंट होते हैं, जो गरीब तबके के लोग खुला देते हैं और बाद में चल के म्यूल अकाउंट या फिर जो साइबर फ्रॉड्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और ये भी अब देखने को आ रहा है कि साइबर फ्रॉड्स में सर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तीसरे अकाउंट की केवाईसी है, लेकिन फिर भी जिसे वो विक्टिम होता है उसको रिकवरी नहीं हो पाती है क्योंकि आइडेंटिटी स्टेब्लिश नहीं होती है। तो सर जब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, आउट ऑफ द वे जाएंगे, तो उस पर भी आरबीआई अपनी नजर बना रहा है। इसे मैं किसी को आउट ऑफ द वे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। बैंकिंग सिस्टम का एक रेगुलेटरी पैरामीटर्स है, रेगुलेटरी पैरामीटर्स के अंदर जो पॉसिबल है बैंक सिर्फ वही करेंगे। आउट ऑफ द वे किसी को जाने के लिए हम इशारा नहीं दे रहे हैं और बैंक्स भी ऐसे नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे। और जहां तक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, इंडिविजुअल जो केस आप कह रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है इंडिविजुअल केसेस के बारे में हम कमेंट नहीं करते हैं। बैंकों का जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले कई सालों में। तो जो नए प्रोडक्ट्स हो या जो नए ड्राइव हो बैंक लॉन्च करेंगे, हमारा ये विश्वास है कि बैंक खुद उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है उसके मद्देनजर वो अपने फैसला लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीएसएफ के शेयर में पिछले 2 दिनों से गजब की तेजी देखने को मिली। 2 दिन में अगर हम शेयर देखें तो 30% तक भागा। आखिर इस तेजी की वजह क्या है? पूजा त्रिपाठी इसके बारे में रिसर्च दे रही हैं। जी, पिछले 2 दिनों में बासफ के शेयर में करीब 30% तक की तेजी देखने को मिली और वजह थी कंपनी के दमदार नतीजे। पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। इनके मुनाफे की बात करें तो 11 करोड़ से बढ़कर जो मुनाफा है वो 22 करोड़ पर पहुंच चुका है। इसके अलावा कंपनी काफ़ी सारे सेगमेंट्स में भी है, केमिकल, मटेरियल, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, सरफेस टेक्नोलॉजीज, न्यूट्रिशन एंड केयर, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और उसमें भी अगर सेगमेंट वाइज भी देखेंगे तो काफ़ी दमदार प्रदर्शन यहाँ पर नजर आया है। मटेरियल सेगमेंट में 13% की दमदार आय ग्रोथ देखने को मिली सालाना आधार पर, और एग्रीकल्चर सॉल्यूशन सेगमेंट में कंपनी ने 12% की ग्रोथ दर्ज की है। हम अगर पिछले कुछ महीने का ट्रेंड देखें तो एक महीने में 36% तक की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। पिछले 6 महीने में 141% और पिछले 1 साल में 194% की ग्रोथ देखने को मिली और बासफ ने लगातार चौथी तिमाही ये शानदार मुनाफा रजिस्टर किया है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, नतीजे आए हैं, दमदार नतीजे, जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि बासफ का स्टॉक आज भी ऊपर है। चलिए, और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे एक्शन आज जब भरपूर नजर है बाजार में, और सिम्फनी के शेयर में भी आज 13% तक का उछाल देखने को मिला। पिछले 3 दिन में शेयर 35% से ज्यादा चला। पूरा रिसर्च बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रता। प्रशांत, सिम्फनी का शेयर कल हमने देखा था कि 3 साल की सबसे बड़ी तेजी थी और ट्रिगर बने थे इसके नतीजे, लेकिन आज भी ये शेयर पूरे दम लगा के दौड़ रहा है और जैसा कि आपने कहा कि 3 दिन में करीब 35-40% के आसपास की तेजी ये शेयर दिखा चुका है। दरअसल जो नतीजे आए थे वो बाजार को बहुत पसंद आए और हर पैरामीटर पर, चाहे आप आय की बात कर लें, कामकाजी मुनाफे की बात करें या मुनाफे की बात करें, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुनाफे की अगर बात करें तो 266% का उछाल हमने मुनाफे में देखा करस्पॉन्डिंग क्वार्टर के पिछले साल से। आय की बात करें तो ऑपरेशन से आय 76% का उछाल था और अगर एबिडा की बात करें तो एबिडा में 300% से ज्यादा, यानी कि एबिडा करीब 4 गुना हो गया कामकाजी मुनाफा, और ये चीज ट्रिगर कर रही है शेयर में तेज रफ्तार को लेकर। एक और चीज है वो है कंपनी बायबैक का ऐलान किया है। बुधवार की क्लोजिंग यानी कि कल के क्लोजिंग से अगर देखेंगे तो 103% का बायबैक का प्राइस है सिम्फनी का। हालांकि बायबैक का साइज थोड़ा छोटा है, 71 करोड़ रुपए का ही बायबैक है। टेंडर ऑफर रूट के जरिए कंपनी ये बायबैक करेगी, जिसका कि रिकॉर्ड डेट है 21 अगस्त, और करीब 2.25 लाख शेयर कंपनी इस बायबैक में वापस खरीद रही है। तो ये भी आज ट्रिगर कर रहा है शेयर को तेजी के लिए। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो 3 दिन में करीब 37%, महीने भर में करीब ये शेयर हो गया है 1.5 गुना, यानी 50% चढ़ा है। 6 महीने में करीब 80% और साल भर की बात करें तो करीब डबल हो गया है। 93% के आसपास का सॉलिड हमने उछाल सिम्फनी के शेयर में देखा है।
अच्छा, सिम्फनी में ये दौड़ हो क्यों रही है? ऐसा तो है नहीं कि ये शेयर आज कल परसों में चलने लगा है। इसमें एक साल में जैसा कि 100% चला है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि जो एयर कूलिंग सेगमेंट जो है उसकी कंपनी मार्केट लीडर है, 50% से ज्यादा का शेयर है। और ऐसा कहा जा रहा है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आगे समय बीतेगा तो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ रुख बढ़ेगा, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट कूलर से ये कंपनियां बनाती हैं और कहीं ना कहीं जो स्टार रेटिंग वाला जो मसला है ना, ये भी काम करता है। तो निश्चित तौर पर सिम्फनी को उसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की बात करें तो वहां से बिक्री जो आती है वो होती है 35 से 40% के आसपास की। तो ऐसा नहीं है कि अगर यहां पे थोड़ी स्लो डाउन होती है तो फिर बिक्री पूरी तरह से हिट हो जाएगी। ये एक चीज भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब चूंकि साल भर में 100% और महीने भर में करीब करीब 50% ये शेयर भाग गया है, थोड़ा सा सतर्क आपको रखना चाहिए। सावधानी के रीजंस क्या है? वो ये है कि पिछले एक महीने में 50% शेयर चला है। कल हमने देखा था कि 3 साल की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी हो गई थी, तो तेजी कल हुई थी, आज भी हो रही है। अब इस लेवल पर कितना रिस्क रिवॉर्ड आकर्षक है, ये अपने एक्सपर्ट से जरूर समझ लेंगे। लेकिन बायबैक का साइज छोटा है, उसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। 70 करोड़ रुपए के आसपास का बायबैक का साइज है। और एक और चीज ये है कि मॉनसून सीजन देखिए अब खत्म होने के कगार पर ही, 1-2 महीने सीजन और ये चलेगा, उसके बाद तो सर्दियों का सीजन आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर बिक्री थोड़ी थोड़ी प्रभावित जरूर होगी। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन के फ्रंट पर भी चीजें आपको थोड़ी सी ना ध्यान में रखनी पड़ेगी। पी रेशियो है 56 का है, तो थोड़े से महंगे साइड पर वैल्यूएशन इसके स्ट्रेच हो गए हैं। और कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करें, 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में हो गया है डबल। लेकिन एक तगड़ा स्टॉक और अच्छे नतीजों के दम पर आज हम देख रहे हैं कि आज भी कल की तेजी को ये कंटिन्यू कर रहा है। चलिए, तो जबरदस्त तेजी आज भी नजर आई सिम्फनी में। बढ़ते हैं आगे। रेलवे कवच एंटी कोलिजन सिस्टम के लिए जल्द बड़ा टेंडर निकाल सकता है। आखिर कितना बड़ा ये टेंडर साइज है, क्या कुछ और जानकारी है? समीर दीक्षित हमारे सहयोगी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जी समीर, बताएं। सरकार का रेलवे सुरक्षा पर जबरदस्त फोकस है। हाल ही में 17 जुलाई को आरडीएसओ जो कि रिसर्च उसने कवच के चौथे वर्जन को अप्रूवल दी है। देश के तमाम जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, टेरेन कंडीशंस है, चाहे वो पहाड़ों में हो, डेजर्ट में हो या बारिश के मौसम में, ये कवच को टेस्ट किया गया है और अप्रूव किया गया है। और अब रेल मंत्रालय कवच 4.0 को बहुत आक्रामक तरीके से बड़े पैमाने पर इसका रोल आउट करने जा रही है। और उसी दिशा में 10,000 लोकोमोटिव में कवच 4.0 लगाने के लिए टेंडर भी जारी करने जा रही है। रेलवे मंत्रालय कवच 4.0 जिसको 10,000 लोकोमोटिव में लगाना है, इसका टेंडर संभवतः सितंबर में जारी करेगी। कोशिश यही है कि अक्टूबर तक इसको फाइनल किया जाए। और ये जो टेंडर साइज है वो तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का रह सकता है। रेलवे की कोशिश है कि इन 10,000 लोकोमोटिव में कवच 4.0 2 से 3 साल के भीतर इसको इंस्टॉल कर लिया जाए। आपको बता दें कि जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है कवच की, वो एक लोकोमोटिव में तकरीबन 70 लाख रुपए के करीब की है। और ऐसे में एक बड़ा टेंडर यहां पर रेलवे जारी करने जा रही है। जाहिर तौर पर इस दिशा में जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी दिलचस्पी जताई है। इसमें जो प्रमुख है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल है, केन्स है, सीमेंस है। इसके साथ 2 और नाम हैं जो इस रेस में शामिल हैं। फिलहाल सिर्फ 3 कंपनियां हैं जो कि एम्पैनल्ड हैं, जो कवच को रोल आउट कर रही हैं, लेकिन कई और नाम इसमें शामिल होने जा रही हैं। सिर्फ लोकोमोटिव ही नहीं, इसी साल के अंत में यानी कि दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 में भी रेलवे एक और टेंडर जारी करेगी और वो लोकोमोटिव से अलग रेल नेटवर्क यानी कि ट्रैक्स पर और स्टेशन पर कवच लगाने के लिए एक और टेंडर जारी करेगी। और रेलवे की कोशिश है कि अगले 3 सालों में तकरीबन 36,000 किलोमीटर का जो रेल ट्रैक नेटवर्क है उसको कवच 4.0 में वो ला पाए। तो एक बड़ी एक्सरसाइज रेलवे सुरक्षा के लिहाज से, जिसमें सरकार अब कवच 4.0 को न सिर्फ लोकोमोटिव बल्कि रेल ट्रैक और स्टेशन पर लगाने की तैयारी कर रही है, बड़े टेंडर जारी करेगी। और इस क्षेत्र में जो बड़े नाम है उनके लिए एक बड़ा मौका बन सकता है कि वो रेलवे के साथ है और रेल सुरक्षा को मजबूत करने में काम कर सकते हैं। शुक्रिया करेंगे समीर आपका। और अब बात पेरिस ओलंपिक्स की, जहां आज गोल्डन आर्म नीरज चोपड़ा से देश को गोल्ड की उम्मीद है। 26 साल के नीरज चोपड़ा ने 2 दिन पहले क्वालिफिकेशन राउंड में पहले ही कोशिश में 89.34 मीटर भाला फेंका था, जिसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। ऐसे में भारत को उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद होगी। नीरज चोपड़ा का इवेंट रात 11:55 से शुरू होगा। मुकाबले में नीरज को ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, जर्मनी के जूलियन वीबर और पाकिस्तान के अहमद नदीम से चुनौती मिलने वाली है। और चलिए अब बात विनेश फोगाट की।
पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी साझा किया और कहा, भावुक होकर कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं माफी चाहती हूं, मेरी हिम्मत टूट चुकी है और अब ताकत नहीं रही। वहीं हरियाणा सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी को जो सम्मान मिलता है वही सम्मान विनेश फोगाट को भी दिया जाएगा। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश ने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के विरोध में अपील दायर की थी, जहां विनेश की तरफ 4 वकील पक्ष रखेंगे। जल्दी ही मामले में फैसला आने की भी उम्मीद है। चलिए, इन खबरों के साथ ही अब विदा होने की बारी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।